हेलो दोस्तों, आज इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है योर लॉज एंड योर राइट, जो एसईसी के अंदर है। उसके यूनिट वन को हम कवर करने वाले हैं, जो यूनिट वन में है रूल ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। उसके कुछ पार्ट पार्ट को ये बेसिकली हम कहें कि इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ के क्या मीनिंग्स हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। तो इस चीज़ को हम देखेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो वेलकम दोस्तों हमारे चैनल ट्यूटर अमन में, और होप आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। और तो आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर्स के अंदर आगे क्या है। पहले हम हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ रूल ऑफ लॉ देख लेते हैं। द रूल ऑफ लॉ थ्योरी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशिएंट रोमन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक। जो रूल ऑफ लॉ की जो फर्स्ट थ्योरी थी मानी जाती है ना कि कोई भी कंट्री लॉ से जो गवर्न होता है, और वहाँ उस कंट्रीज के अंदर जो ऑटोक्रेसी है या फिर कोई मोनार्की है या फिर इवन डेमोक्रेसी, इवन जो रूलर्स होते हैं वो सुप्रीम नहीं होकर जो लॉ होता है उस कंट्री का, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है। तो इस थ्योरी को सबसे पहले हम पाते हैं कि वो पहले एंशिएंट रोमन्स के अंदर आते हैं। और जो कि रिपब्लिक, एंशिएंट रोमन में जो रिपब्लिक होता है वो बेसिकली लॉ के द्वारा गवर्न होता है। तो बेसिकली उसकी जो फर्स्ट हिस्ट्री हमें मिलती है एंशिएंट टाइम में, वो एंशिएंट रोमन्स के अंदर मिलती है, जो रिपब्लिक फॉर्मेशन के दौरान देखी जाती है। जो सेकेंड चीज़ है इसके रूल ऑफ लॉ के बारे में, वो हम पाते हैं कि मेडिवल थिंकर्स इन यूरोप सच एज हॉब्स, लॉक्स एंड रूसो चैंपियन दिस कॉन्सेप्ट थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और मेडिवल टाइम्स में सेम थ्योरी, जो रूल ऑफ लॉ की जो थ्योरी है, वो मोर और लेस हम देखते हैं कि जो हॉब्स की थ्योरी है, लॉक और रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जिन्होंने उन्होंने दिया है कि कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के अंदर पीपल खुद अपने राइट को स्टेट के सामने सबमिट कर देते हैं। जो सारे राइट्स हैं उसको अथॉरिटी, अपने सारे राइट्स और अथॉरिटी को स्टेट को सौंप देते हैं, और उसके बदले में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट उनके राइट्स की का लाइक रक्षा करेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर बेसिकली उसको ये अपने राइट्स वो सबमिट करते हैं। तो यदि स्टेट अपना ड्यूटी नहीं निभाता है तो सिटीजन्स को भी पूरा राइट है कि वो उस स्टेट को मानने से इनकार कर दे, या फिर उसको स्टेट में जो अथॉरिटी है, जिस भी रूलर को उसने अथॉरिटी रखी है, वो वापस उस अथॉरिटी को वापस ले ले। तो इस यही है, सो बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। और होप्स होप्स का जो थ्योरी है लॉक और रूसो का, ये स्लाइटली डिफरेंट है। होप्स बेसिकली पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, और उनको लगता है कि ह्यूमन नेचर आर बैड, इट्स ब्रूटल, नेस्टी। बट एट द सेम टाइम लॉक लॉक का ऑप्टिमिस्टिक व्यू है सोसाइटी के बारे में, पीपल के बारे में, कि पीपल आर जनरली बेनेवलेंट, गुड, अच्छे हैं। तो हॉब्स का टोटली डिफरेंट थ्योरी है और लॉक का टोटली डिफरेंट थ्योरी है। और हॉब्स मानते हैं कि एब्सोल्यूट स्टेट होना, स्टेट का नेचर ही एब्सोल्यूट होना है। तो वो यदि क्रुएल्टी कर रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेट, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट लॉग ऐसा नहीं मानते। लॉग मानते हैं कि स्टेट अगर कुछ भी ऐसा कुछ करता है, स्टेट का काम ही नहीं होना चाहिए बेसिकली सोसाइटी में। बेसिकली स्टेट का काम उन्हीं सब जगहों पर होना चाहिए जहाँ पर उनको सच में इंटरवीन करने की जरूरत है, जहाँ पर कोई एक आदमी दूसरे आदमी के राइट्स को दबा रहा है या छीन रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर रहा, तो उस जगह पे स्टेट आ सकता है। अदरवाइज देयर इज वेरी लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट। तो बाकी मोर और लेस सबके सेम थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि वी गिव आवर राइट्स टू द सबमिट आवर राइट्स टू द स्टेट, एंड स्टेट हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स एंड safeguard the our rights, and state has to perform its duties as well. तो बेसिकली यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, वी कैन सी द मौर्याज रूल अकॉर्डिंग टू धम्मा। बेसिकली आफ्टर अशोका, और माना जाता है कि इवन बिम्बिसार, जो बुद्धिज्म का जो ओरिजिन होता है इंडिया में, उसके बेसिस पे बहुत सारे स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और मौर्य का जो पूरा रूल है, जो पूरी जो एक मैग्निफिसेंट वो स्टैब्लिशमेंट है मौर्याज की, और वहाँ पे जो धम्म का जो पूरा एक वो सिस्टम है कि दे ऑल फॉलोड द पाथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जहाँ पर उन्होंने धम्म को फॉलो किया। और
उनके बताए हुए मार्गों पर वो बेसिकली स्टेट चल रहा था। तो बेसिकली स्टेट एक पर्टिकुलर जो एक लॉ नहीं बोल सकते, इसको मोरालिटी ही बोल सकते हैं, बट उन्होंने उस वे जो धम्म का जो प्रोसेस है, वे है, उसको उन्होंने फॉलो किया। जो उन्हें बताए गए मार्ग है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको उन्होंने फॉलो किया। बेसिकली इट वाज नॉट ए एब्सोल्यूट लॉ और रिटन लॉ, लेकिन वो एक समहाउ मोरालिटी से, लॉ इज ऑल्सो रिलेटेड टू मोरालिटी। तो वहाँ पे उसको फॉलो करते हुए जो चीज़ देखते हैं वो धम्म के अंदर, जो लॉर्ड बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट है धम्मा, बुद्धा एंड इज धम्मा, तो उसका उसके उसमें हम देखते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम मौर्याज के रूल को देख सकते हैं। नाउ कम टू द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस सिस्टम। हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ का बेसिकली आइडिया क्या है और ये जस्टिस सिस्टम से कैसे रिलेटेड है। The rule of law was expounded by the A.V. Dacey, and his theory on the rule of law remains on the rule of law. तो ये जो रूल ऑफ लॉ, ये कॉन्सेप्ट A.V. डैसी जो एक ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा प्रपोंड किया जाता है, और ये अपने टाइम में इवन टुडे इट इज़ वेरी पॉपुलर, तभी जाके ये एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के अंदर। तो डाइसीज थ्योरी हैज़ 3 मेन पिलर्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। डैसीज का जो थ्योरी है रूल ऑफ लॉ का, वो 3 पिलर्स पर स्टैंड है। फर्स्ट, दैट इज सुप्रीमेसी, कि जो लॉ होगी, लॉ ऑफ द लैंड विल बी द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। उसी के बेसिस पर पूरा कंट्री गवर्न होगा। जो रूलर होगा या मोनार्क होगा वो सुप्रीम नहीं होगा, वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा, अब एब्सोल्यूट होने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सब बेसिकली चीज़ें हैं उसके अंदर। सेकेंड पॉइंट है इक्वालिटी। अगर कोई सोसाइटी रूल ऑफ लॉ के बेसिस पर चल रही है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू गवर्न दैट सोसाइटी इज कि वो इक्वालिटी के बेसिस पर होनी चाहिए। कोई भी ऐसी सोसाइटी जो इक्वालिटी के बेसिस पर नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा ना उन पे। कोई बोलेगा कि मैं इस रूल को नहीं फॉलो करूंगा, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, कोई बोलेगा तुम ये फॉलो करो जस्ट बिकॉज तुम इन्फीरियर हो। तो ये सुपीरियर इन्फीरियर का जो कॉन्सेप्ट है, इवन इंडियन सोसाइटी कास्ट सिस्टम का जो एक प्रोसेस था, जिसको हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं बाय एस्योरिंग दी अफर्मेटिव एक्शन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको इक्वली लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर नॉट सक्सेसफुल येट कम्प्लीटली, बट इवन वी आर ट्राइंग टू डू दैट, और होपफुली वी विल बी कंसिडर्ड एज एन इगैलिटेरियन सोसाइटी इन फ्यूचर। तो उसमें क्या है कि इक्वालिटी, पूरा सोसाइटी इक्वालिटी के बेसिस पर गवर्न होना चाहिए। तो ये एक सेकेंड क्राइटेरिया माना जाता है किसी भी रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए। थर्ड पॉइंट जो माना जाता है, दैट इज प्रीडोमिनेंस इन द लीगल फील्ड, कि जो भी रूल ऑफ लॉ है उसको लीगल फील्ड जो है जुडिशियरी के द्वारा अप्रूव किया जाना जरूरी है। कोई भी ऐसा लॉ जो जो स्क्रिप्चर्स से आ रही है, जो रिलीजन से आ रही है, जो कि नॉनसेंसिकल टर्म्स हैं, जो इवन सही बातें नहीं है, इक्वालिटी वाली बातें नहीं है, जो ऐसी बातें हैं जो कुछ लोगों को लिमिट कर देती हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा राइट्स देती है, कुछ लोगों को कम राइट्स देती है, तो वो सब बात जुडिशरी में स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। वही सब बातें जुडिशरी के अंदर आप डिफेंड कर सकते हैं, उसी लॉ को आप डिफेंड कर सकते हैं जो उस लॉ का प्रीडोमिनेंस हो उस लीगल फील्ड के अंदर। जो लीगल जो फील्ड है जुडिशियरी, वहाँ पे उस लॉ का एक्सेप्टेंस हो सभी के द्वारा। तो ये बेसिकली प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल फील्ड है। और हम देखेंगे थर्ड पॉइंट जो है इसके आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ के अंदर इज द रूल ऑफ लॉ इज इन मॉडर्न टाइम्स हैज कम टू बी अंडरस्टूड एज ए सिस्टम विच हैज safeguards against official arbitrariness and prevent anarchy। रूल ऑफ लॉ जो है मॉडर्न टाइम्स में बेसिकली इसको इस तरह से देखा गया है कि ये जो ऑफिशियल आर्बिट्रेरीनेस है, जो एक बोलते हैं ना कि राजशाही का जो एक वो है, मोनार्क वगैरह आ जाता है और लोगों के राइट्स को वायलेट करते हैं, उससे बचाने के लिए बेसिकली रूल ऑफ लॉ स्टेट से, सिटीजन को स्टेट से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जो इन्वेडर है या फिर जो एक्सट्रूजन के थ्रू आ रहा है, उससे तो हम चलो बाद में भी लड़ लेंगे, जो लेकिन फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू बी सेफ गार्डेड फ्रॉम द इनर ऑफिशियल्स जो हम पे गवर्न कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो पावर में है, उनसे हमें खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है बेसिकली। क्योंकि अगर हम उनसे खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये खुद हावी हो जाते हैं अपने जनता के ऊपर, अपने जो सिटीजन है उसके ऊपर। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस मॉडर्न टाइम्स में इसको रूल ऑफ लॉ को देखा जाता है कि बेसिकली सिटीजन्स को खुद के जो अथॉरिटी है,
जो उन पर गवर्न कर रहे हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए, और एनार्की, जो सोसाइटी में एनार्की ना हो जाए, कोई ऐसी माहौल ना बन जाए, खराब हो जाए, जिससे कि पूरा सोसाइटी टूटने लगे, डिवाइड हो जाए डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, लोग एक दूसरे का कत्ल करने लगे। तो उस एनार्की से बचने के लिए और पीसफुल सोसाइटी बनी रहे, इसके लिए रूल ऑफ लॉ का होना बहुत जरूरी है। और ये आप देख सकते हैं, एवी डेसी जी हैं जो ब्रिटिशर्स थे, और इन्होंने रूल ऑफ लॉ को का जो थ्योरी है उसको एक्सपाउंड किया था। Now let's come to the third. This is what it is. रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। अब हम रूल ऑफ लॉ का इंडिया में क्या मायने हैं उसको हम देखेंगे। इंडिया अडॉप्टेड द कॉमन लॉ सिस्टम ऑफ जस्टिस डिलीवरी विच ओवेज इट्स ऑरिजिन टू द ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस। इंडिया ने जो रूल ऑफ लॉ जो अडॉप्ट किया है जुडिशियरी में, वो बेसिकली ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस के अंदर से लिया है। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इंडिया के ऊपर भी ये रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है अप्लाई किया। और पहले इंडिया के अंदर कोई लीगल सिस्टम नहीं था बेसिकली जो एक प्रॉपर ढंग से काम करे। बेसिकली जो राजा या फिर वो लोग होते थे वही जुडिशरी का भी काम करते, वही फैसला भी देते थे डिफरेंट चीज़ों पे। तो एक सेपरेशन था एग्जीक्यूटिव में जो गवर्न कर रहे थे उनके बीच, और जो जुडिशरी था उसके बीच। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ब्रिटेन से ही आया है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। जुडिशरी एक अलग चीज फॉर्म होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग, एक जो गवर्न कर रही है वो अलग लोग होने चाहिए, और जो लेजिस्लेचर है जहाँ पर रूल बन रहा है वो अलग पार्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ये सेपरेशन नहीं था, सब चीज़ें फेडेड थी, ब्लड थी। तो ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के अंदर अडॉप्ट लाया गया है, और इंडियंस ने इसको ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस को अडॉप्ट किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी ए कंट्री गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया जो है वो रूल ऑफ लॉ के थ्रू ही गवर्न होता है, उसमें रूल ऑफ लॉ को ही सुप्रीम माना गया है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम इन इंडिया। नो रूलर, नो प्राइम मिनिस्टर, नो नॉट ए प्रेसिडेंट इज सुप्रीम, ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है, नो वन। इट प्रोवाइड्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी द सुप्रीम पावर इन द लैंड एंड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऐसा प्रोवाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज क्या है, सुप्रीम पावर। कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम पावर, कॉन्स्टिट्यूशन के पास सुप्रीम पावर है उस पूरे लैंड मास पर, पूरे इंडियन टेरिटरी पर। और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने पावर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ड्राइव करेंगे। मतलब जो उनको पावर दिए गए लेजिस्लेटिव असेंबली को या फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया उसी के थ्रू काम करेंगे। वो कोई अलग काम नहीं करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे। बेसिकली हियर नॉट लेजिस्लेटिव इज सुप्रीम। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। वहाँ जो फ्रेम कर देते हैं उसे सुप्रीम कोर्ट को डिफेंड करने का कोई लॉ नहीं है, दैट इज एब्सोल्यूट। पार्लियामेंट ने जो रूल बना दिया वो बन गया, कोई जुडिशियरी का वो इतना नहीं इशू नहीं है। और ऑन द अदर हैंड हम यूएसए की जब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, देयर इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से देयर वर ओनली 7 articles in the beginning when the constitution was made in USA, but then they amended only I think 20-30 times till today। इतने सालों में उन्होंने बस बहुत कम ही बार 50-60 बार किया होगा मैक्सिमम, उतना बार ही उन्होंने अमेंड किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ की जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू को फॉलो करती है, शायद आपको पता हो। और वहाँ कोई भी लॉ जब लेजिस्लेचर पास करते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है यूएसए की, वो बेसिकली उसको चेक करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सही है या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उस लॉ को फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस जो है हमारी कंट्री में भी है, इसको कि जुडिशियरी हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू लाइक द यूएसए, राइट। और ऑन द अदर हैंड वी फॉर्म द लॉज लाइक ब्रिटेन। तो ये दोनों अच्छी अच्छी बातें हैं, जो पार्लियामेंट की जो पावर है और जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर, वो दोनों ली गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो और ये दोनों जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, और जो एग्जीक्यूटिव है हमारी कंट्री में, वो दोनों अपने पावर्स का जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये जाकर काम नहीं कर सकते कोई भी। तो हियर कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज सुप्रीम। इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4, और अब हम देख रहे हैं कि कैसे एवी डेसी का जो रूल है वो इंडिया के लैंड मास पर कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। तो फर्स्ट में हमने देख लिया कि रूल ऑफ लॉ कैसे इंडिया में काम कर रहा है,
कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सेकंड चीज हम देखेंगे कि जो उन्होंने एविडेंस ने बताया था कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको इंश्योर करती है आर्टिकल 14 के थ्रू कि आर्टिकल सबको इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 इंडिया में इक्वालिटी को इंश्योर करती है। और थर्ड पॉइंट जो है दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। एविडेंस ने भी यही तो बोला है कि पावर, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए गवर्नमेंट के विंग्स के अंदर। तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है, तो वो तीनों के बीच में पावर का सेपरेशन है, ये हम देख सकते हैं। तो एविडेंसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, वो इंडिया में पूरी तरह से एप्लीकेबल हो रहा है, उनको अडॉप्ट किया गया है। अब रूल ऑफ लॉ एंड द विल ऑफ पीपल, जॉन लॉक ने रूल ऑफ लॉ, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की है कि कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चले। इवन जॉन लॉक का एक ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है बेसिकली कि हम अपना कंसेंट देते हैं गवर्नमेंट की कि यू कैन रूल अस। अगर हम तुम्हारा कंसेंट नहीं देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट वोट यू एंड यू विल नॉट विन एंड यू कैन नॉट रूल अस। तो हम इलेक्शन के थ्रू यही तो करते हैं, अपने कंसेंट देते हैं गवर्नमेंट को, किसी भी नए गवर्नमेंट को या पुराने गवर्नमेंट को, कि यू कैन कंटिन्यू टू रूल अस और यू मे नॉट अलाउ टू रूल अस। तो बेसिकली वही करते हैं, कंसेंट देते हैं। तो इसको इन्होंने डिफाइन किया है कि डेमोक्रेसी के अंदर या फिर रूल ऑफ लॉ जो है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में विल ऑफ पीपल कैसे रिलेटेड है लॉ, रूल ऑफ लॉ के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में भी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है वो पीपल का उसमें वो होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन में पीपल का योगदान होता है, उनके व्यूज लिए जाते हैं। और जो सॉवरेनिटी और जो गवर्नमेंट का जो बनती है टैसिट कंसेंट पे, वो भी विल ऑफ पीपल ही तो है। तो बेसिकली विल ऑफ पीपल इज टोटली रिलेटेड विद रूल ऑफ लॉ। दैट इज व्हाट द ऑथर ट्राइंग टू से। नाउ this unit is end, and I hope you guys understood some of the concept. I'm just trying to make you guys understand this topic, and I hope you guys understood. And if you did, then please like, share and subscribe. Thank you.